नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है बेटा, अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदी जल प्रवाह की व्यवस्था कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी झरना, ऑप्शन नंबर सी झील, ऑप्शन नंबर डी अपवाह तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी आज क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी अपवाह तंत्र। हमेशा ध्यान रखना, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जो मिल करके अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अपवाह श्रेणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए अपवाह प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी जल विभाजक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ के समझ आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा जल विभाजक, ठीक है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 3, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए बेटा, है नहीं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए नदी द्रोणी, ऑप्शन नंबर बी जल संभर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। छोटी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा नदी द्रोणी बेटा, ठीक है। नदी द्रोणी जो है आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 4, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जल संभर, ऑप्शन नंबर बी नदी द्रोणी, ऑप्शन नंबर सी बेसिन, ऑप्शन नंबर डी बंदरगाह। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आज फिर से बता दूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन देखे जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की नदी अपवाह तंत्र को लेकर के। इसके बाद लगातार सीरीज आएगी भारत नदी अपवाह तंत्र को लेकर के, चाहे सिंधु नदी अपवाह तंत्र हो गए, गंगा नदी अपवाह तंत्र हो गए, चाहे ब्रह्मा नदी अपवाह तंत्र को लेकर के। इसलिए जो चैनल है हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेटा आप जब सब्सक्राइब करोगे तुरंत वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जल संभर, ठीक है बेटा। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र जो है जल संभर कहलाती है, ठीक बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल क्षेत्र या बेसिन के आकार के आधार पर भारतीय नदियों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। जल क्षेत्र पूछा है नहीं, या बेसिन के आकार के आधार पर भारतीय नदियों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 15। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, आप हमें मेरे साथ जो है पेन कापी आप रख लीजिए, क्वेश्चन को भी लिखिए, आंसर को भी लिखिए, बोलते भी जाइए क्वेश्चन को और ऑप्शन को भी पढ़ते चलिए, और बार बार आंसर को रिपीट कर लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है आपको याद कराना, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 6, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रमुख नदी द्रोणी कहलाता है जिनका अपवाह क्षेत्र निम्न होता है। ध्यान से आप समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहा गया है, फिर ऑप्शंस को पढ़िए और तुरंत जानने के बाद भी कभी जिंदगी में टिक मत लगाना, चारों ऑप्शन को एनालिसिस करना, क्योंकि एक एक जो नंबर आपके मार्क्स जो है आपके रैंक करने के निर्धारण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, प्रमुख नदी द्रोणी कहलाते हैं जिसका अपवाह क्षेत्र होता है ऑप्शन नंबर ए 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर बी 80,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिए, प्रमुख नदी द्रोणी कौन कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 20,000 वर्ग किलोमीटर तक की जिसका क्षेत्र होता है वो प्रमुख नदी द्रोणी कहलाता है। मैं फिर से बता दूं बेटा, 20,000 वर्ग किलोमीटर तक जिसका क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? प्रमुख नदी द्रोणी कहलाता है। याद कर लो इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने क्वेश्चन 6 में देखा था, ये देखा था बेटा कि प्रमुख नदी द्रोणी को देखा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, मैं कन्फ्यूजन क्लियर ही करा देता हूँ, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 में देखे थे प्रमुख नदी द्रोणी, इसमें देख रहे हैं मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी 1,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मध्यम नदी जो द्रोणी का अपवाह क्षेत्र है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये मध्यम नदी द्रोणी है, ध्यान से समझना, कन्फ्यूजन मत होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8। लघु नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर होता है? ध्यान से अब समझ लेना। इससे पहले क्वेश्चन में देखा हमने, क्वेश्चन नंबर 7 में मध्यम नदी द्रोणी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखा प्रमुख नदी द्रोणी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं लघु नदी द्रोणी बेटा, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, पता चला एक ही क्वेश्चन जैसे समझ लिए, ठीक है। टर्म्स को समझना क्या बोला गया है। लघु नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर होता है? ऑप्शन नंबर ए 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम, ऑप्शन नंबर बी 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 8,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको भी इसका आंसर जो पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ध्यान से समझिए, कम होता है। लघु नदी द्रोणी का अपवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 9। भारत के धरातल का कितने प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में बहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए इसका जो ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए 77%, ऑप्शन नंबर बी 88%, ऑप्शन नंबर सी 76%, ऑप्शन नंबर डी 99%। ध्यान से समझना कि बोला क्या गया है, भारत के धरातल का कितने प्रतिशत जल बंगाल की खाड़ी में बहता है। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये बंगाल की खाड़ी है, एक होता है अरब सागर, तो ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 77%, ठीक है। तो भारत के धरातल का 77% जो जल है बंगाल की खाड़ी में बहता है। ध्यान से याद कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी, आप इसलिए मैं कन्फ्यूज़न कर देता हूँ बेटा, क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ, ठीक है। बंगाल की खाड़ी बोला है, बंगाल की खाड़ी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे गवर्नमेंट एग्जाम में तो 77% हो जाएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारत के धरातल का कितने प्रतिशत जल अरब सागर में जाता है? देखिए इससे पहले हमने देखा बेटा बंगाल की खाड़ी में, अब हम देख रहे हैं कि भारत के धरातल का कितने प्रतिशत जो है अरब सागर में जाता है। यहाँ पर अरब सागर है, उसमें जो बंगाल की खाड़ी में 77% जाता था, और इसमें अब कितना आ जाएगा? चलिए जिसको भी आंसर पता है बेटा कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। 100 में जो है 77 को घटा दीजिए, उसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 77 अगर बंगाल की खाड़ी में जाता है तो बचा हुआ अरब सागर में जाएगा, सीधी बात। चलिए जिसको भी आंसर जो समझ आ गया, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 26%, ऑप्शन नंबर सी 27%, ऑप्शन नंबर डी 23%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी 23%, क्योंकि 77 बंगाल की खाड़ी में है और अरब सागर में है 23%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 11, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिए। जिस भी नदी तंत्र के द्वारा जहाँ तक एरिया, जिस भी नदी या उसकी मुख्य नदी हो गया, सहायक नदी के द्वारा जहाँ तक एरिया तक सिंचाई करता है उसको क्या कहते हैं, ऐसा बोला गया है। ध्यान से समझिए, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी कहाँ तक, जिस जिस एरिया तक फैल करके, जिस जहाँ उस सीमा तक पहुँच करके वो जो है सिंचाई करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेसिन, ऑप्शन नंबर बी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर सी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी कृषि। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बेसिन। तो ध्यान से याद कर लीजिए और ज़िंदगी भर समझ लीजिए, कोई भी नदी है और उसका जो सहायक नदी है, उस नदी के आसपास जितने भी एरिया तक वो जो है सिंचाई करता है क्षेत्र को, उसे बेसिन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का मुख्य जल विभाजक किस नाम से जाना जाता है। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय जल विभाजक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सिंचाई योजना, ऑप्शन नंबर सी भारतीय नदी जोड़ो योजना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। भारत का मुख्य जल विभाजक किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय जल विभाजक। अखिल भारतीय जल विभाजक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ऐसे महत्वपूर्ण जो वीडियो आएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा, तो आप प्ले स्टोर में जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 13, किन चट्टानों में अपवाह तंत्र अधिक विकसित होता है। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो महत्वपूर्ण है ही। चलिए इसका जो ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए कठोर चट्टान, ऑप्शन नंबर बी मुलायम चट्टान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी मुलायम चट्टान। हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि जो मुलायम चट्टानें होती है उसमें अपवाह जो तंत्र है अधिक विकसित होता है। ध्यान से समझ आ गया, मुलायम जो चट्टानें होती है उसमें अपवाह तंत्र जो है अधिक विकसित होता है। इतना आप याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए इसको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 14, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नदी की धाराएं अनेक रूपों से प्रवाहित होती है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नदी अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी नदी अपवाह व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन बोला क्या कहा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नदी की जो धाराएं हैं बेटा अनेक रूपों से प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि नदी अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं और नदी अपवाह व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 15, नदी अपवाह प्रतिरूप किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए भूगर्भीय संरचना, ऑप्शन नंबर बी जलवायु, ऑप्शन नंबर सी ढाल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको याद ध्यान से समझा कीजिए बेटा। ठीक है, नदी अपवाह प्रतिरूप किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि नदी जो अपवाह प्रतिरूप है भूगर्भीय संरचना पर निर्भर करता है, जलवायु पर भी निर्भर करता है और ढाल पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 16, वह नदी प्रतिरूप जिसमें कई छोटी छोटी नदियाँ मुख्य रूप से वृक्ष की शाखाओं की तरह आकर मिलती है, क्या कहलाता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से एक बार से समझिए। वह नदी प्रतिरूप जिसमें कई छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में, देखो छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो मुख्य नदी में वृक्ष की शाखाओं की तरह आकर मिलती है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप,
ऑप्शन नंबर बी वृक्षाकार प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि जो छोटी छोटी नदियाँ होती है बेटा स्वाभाविक बात है वो बड़ी नदियों में आकर वृक्ष की भांति फैल जाती है। ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 17। छोटी छोटी धाराएं एक मुख्य नदी में समकोण पर आकर मिलती है, वह कौन सा प्रतिरूप कहलाती है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि बोला क्या कहा गया है। छोटी छोटी धाराएं बेटा मुख्य नदी में समकोण पर आकर मिलती है, यानी कि जो छोटी छोटी नदी है वो मुख्य नदी में आती है लेकिन समकोण के आकार पर आकर मिलती है, उससे कौन सा प्रतिरूप कहलाती है? समकोण, ध्यान से समझना यहाँ क्वेश्चन में समकोण को हाईलाइट कर लेना। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए आयताकार प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर लगता है या जूझने का प्रयास कर रहे हो अपना जो है आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए आयताकार प्रतिरूप। तो ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जो छोटी छोटी धाराएं जो बेटा जो मुख्य नदी में समकोण पर आकर मिलती है उसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 18, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस अपवाह तंत्र का नाम बताइए जो न तो समुद्र में गिरती है और ना ही अन्य नदी में विलीन होती है, बल्कि वाष्पीकरण की अधिकता के कारण स्थलीय भाग में समाप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल जो बोर्ड हो गया, चाहे CGPSC हो, CG व्यापम हो, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे UPSC के एग्जाम होते हैं, बहुत ही लेंदी, बहुत ही टफ, जो एक बार में समझ नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। इसको ये बोला गया है बेटा इस क्वेश्चन में कि उस अपवाह तंत्र को नाम बताइए जो समुद्र में भी नहीं जाती। स्वाभाविक बात है कि कोई भी नदी हो अपने से बड़ी नदी में मिलती है, फिर जो बड़ी नदी हो गई बड़े बड़े समुद्र में जाकर मिलती है, लेकिन इसमें उल्टा बोला गया है कि उस नदी अपवाह तंत्र का नाम बताइए, ना तो वो जो समुद्र में जाकर मिलती है ना ही कोई नदी में जाकर विलीन होती, बल्कि जो वाष्पीकरण यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्प बन के उड़ जाती है और वहीं से उनका समापन हो जाता है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में बेटा। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र। ध्यान से समझ लीजिए, इस प्रकार की जो तंत्र होते हैं ना तो कोई समुद्र में जाकर मिलते हैं ना तो कोई नदी में नहीं मिलते, बल्कि सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण होकर समाप्त हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 19, रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझिए, रेगिस्तान में जो बहने वाली बोली है बेटा, बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है लूनी नदी बेटा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 20, घग्गर नदी को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए डेड रिवर, ऑप्शन नंबर बी मृत नदी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करते मेरे साथ चले जाइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। तो घग्गर नदी को जो है डेड रिवर भी कहते हैं, और डेड का मतलब आप ऑप्शन को देखते ही समझ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। डेड रिवर और उस ऑप्शन नंबर बी में है मृत नदी, क्योंकि डेड का मतलब होता है मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका लॉजिकल तौर पर ही आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 21, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में हिमालयी अपवाह तंत्र में जाकर विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझना बेटा, बंगाल की खाड़ी में हिमालयी बोला है, ध्यान से समझ लेना, हिमालयी अपवाह तंत्र में जाकर विलीन हो जाता है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने भारत का मैप देखा होगा तो आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी किस तरफ है और अरब सागर किस तरफ है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में हिमालयी अपवाह तंत्र में जाकर विलीन हो जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी
ए और बी दोनों, क्योंकि गंगा नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और अब ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। तो हमारा समझाने का मतलब यही चीज़ है कि आप मैप के थ्रू देखिए बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, पूर्वी तरफ है, और अरब सागर जो है पश्चिमी तरफ है। तो ये जो दोनों है गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र जो नदी है बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है बेटा पूर्वी में है भारत के, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मैप जो है ध्यान से याद कर लीजिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैप में आप समझ जाइए कि कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा चाहे विदेश कंट्री अदर कंट्री हो वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, मिनिकॉय कहाँ पर है। बहुत ईजी हो जाता है बेटा अगर आपको मैप याद हो जाता है तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 22। अरब सागर अपवाह तंत्र में विलीन हो जाती है। इससे पहले हमने देखा बेटा वह अपवाह तंत्र का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, और इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अरब सागर अपवाह तंत्र में विलीन हो जाती है। मैंने इससे पहले ये भी बताया कि भारत के मैप में आप देखेंगे तो वो बंगाल की खाड़ी पूर्व की तरफ और अरब सागर जो है पश्चिम की तरफ है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़िए। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। मैं इसको समझा देता हूँ बेटा। भारत के मैप में आप देखेंगे तो अरब सागर जो है पश्चिम की तरफ है। सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र जो है पाकिस्तान होते हुए बेटा, ठीक है, अरब सागर में जाकर मिल जाता है, और खंभात की खाड़ी भी जो है अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना, मैं बार बार बोलता हूँ कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर की खाड़ी कहाँ पर है, कौन कौन से कंट्री कहाँ पर है, भारत के कौन कौन से स्टेट है, कहाँ से कौन सी पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, हिमालय, हिमनद कौन कौन सी स्टेट में लगे हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप मैप के थ्रू याद कर लीजिए, आपको कोई भी तरह के क्वेश्चन जो है जियोग्राफी में कभी टफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी तो और याद कर ही लीजिएगा कि अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है, क्योंकि ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी अपवाह तंत्र जाकर मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, मैंने हमेशा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो बोर्ड हो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको उसमें कन्फ्यूज़न कराए रहते हैं। चलिए, बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी अपवाह तंत्र जाकर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए महानदी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा एवं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ठीक है, बंगाल की खाड़ी में महानदी जाकर मिलती है, गोदावरी भी जाकर, कृष्णा एवं गोदावरी भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। बंगाल की खाड़ी में किस दिशा में बहने वाली नदियाँ मिलती है? आई होप ये इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी मेरा गला सूख गया आपको बताते बताते कि भारत के मैप में बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, अरब की सागर जो है किस तरफ है। तो स्वाभाविक बात है कि बंगाल की खाड़ी जिधर ही होगी उधर की ओर जो है नदियाँ उधरी दिशा में होकर के जाकर मिलेगी। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए भाई, इसका जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है बेटा, मैंने अभी चीख चीख कर आपको बताया कि जो बंगाल की खाड़ी है भारत के उत्तर में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर, क्योंकि जितने भी उत्तर दिशा की ओर बहती हैं नदियाँ वो जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और जो पश्चिम में कौन है? अरब सागर। तो जितने भी जैसे सिंधु नदी हो गया अरब सागर में जाकर मिल जाती है, बाकी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया, अरब सागर में किस दिशा में बहने वाली नदियाँ मिलती है? अभी अभी मैंने लगातार बता रहा हूँ कि मैप के थ्रू बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर की खाड़ी किधर है, कौन सी नदियाँ किस दिशा में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदियाँ जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बेटा, जियोग्राफी में आप हमेशा लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको मैप पता है, आपके माइंड सेट क्लियर है, आपको रटने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया कि अरब सागर जो है पश्चिम में है, तो स्वाभाविक बात है कि जो जितनी भी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है वो अरब सागर में मिलेगी, जितनी भी नदियाँ उत्तर दिशा में बहती है वो बंगाल खाड़ी में मिलेगी। सीधी सी फंडा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर कराए जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदियां निम्न मैदानों में विसर्पाकार अपवाह विकसित करती है। क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको ध्यान से समझ लीजिए। विसर्पाकार बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय नदियां, ऑप्शन नंबर बी हिमालय नदियां, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से समझना है बेटा, विसर्पाकार अपवाह विकसित करती है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमालय नदियां। ठीक है, तो हिमालय जो नदियां हैं बेटा निम्न मैदानों में विसर्पाकार अपवाह विकसित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 27, कौन सी नदियां अपनी मार्ग भी नहीं बदलती, ये प्रायः सीधा मार्ग बनाती है। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय नदियां, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या बोला गया है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि वो नदियाँ जो बेटा अपना मार्ग बिल्कुल नहीं बदलती, वो सीधे सीधे चली जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये नदियाँ कभी अभी अपना मार्ग नहीं बदलती और ना ही टेढ़ा मेढ़ा जाती है, बल्कि ये नदियाँ जो है सीधी जाती है। बेटा याद रखना है क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ये प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है वो तो ना अपना दिशा बदलती है और ना ही कोई मार्ग बदलती है, सीधी चली जाती है। याद कर लीजिएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल विद्युत परियोजना का निर्माण संभव है। ऑप्शन नंबर ए हिमालयी नदी, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय नदी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। और एक बार और बता दूं बेटा, आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मटेरियल तैयार किए जाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। और अगर आप CGPSC CG व्यापम की कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जा करके जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर संभव है, प्रायद्वीपीय नदियों पर संभव है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 29, भूवैज्ञानिक के अनुसार मायोसीन कल्प में एक विशाल नदी थी जिसे कहा गया है। ध्यान से समझिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार मायोसीन कल्प फिर से याद दिला दूं, मायोसीन कल्प में एक विशाल नदी थी जिसे कहा गया। ऑप्शन नंबर ए शिवालिक नदी, ऑप्शन नंबर बी इंडो ब्रह्म नदी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि भूवैज्ञानिकों के अनुसार जो मायोसीन कल्प में विशाल नदी थी शिवालिक नदी और इंडो ब्रह्मण नदी थी। ठीक है, याद कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न अपवाह तंत्र सिंधु और इनकी सहायक नदी, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र का भाग किस नदी से बने हैं। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन आजकल स्टेटमेंट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आते। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करा देता हूँ। निम्न अपवाह तंत्र सिंधु और इनकी सहायक नदी, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली नदी, ब्रह्मपुत्र का भाग किस नदी से बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडो ब्रह्म नदी, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए इंडो ब्रह्म नदी, क्योंकि ये जितने भी अभी नाम लिया मैंने सिंधु गंगा नदी, ये इंडो ब्रह्म नदी के तंत्र से ही बने हैं। चलिए इसका, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से, चाहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल पर जो है वीडियो आते हैं बेटा। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और हाँ बेटा कमेंट जरूर करना, आपको कौन से वीडियो पर, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसको भी आप कमेंट कीजिए। अगर आप जो है CGPSC या CG व्यापम की कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस जो एप्लीकेशन है बेटा उसे प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी बताइए, क्योंकि कम फीस में बेटा आपको सबसे बेहतरीन मटेरियल जो है उपलब्ध कराया जाता है। आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया जाता है और आपकी सफलता जो है बहुत ही 100% जो है निश्चित हो जाती है बेटा। इसलिए जो है आप योगेंद्र साहू क्लासेस जो है एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बेटा थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद दोस्तों।